नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। आज पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। पहले चरण में करीब 60% मतदान हुआ। मतदाताओं ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 लोकसभा सीटों पर 1625 प्रत्याशियों के भाग्य को ईवीएम में कैद कर दिया, जिसमें 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 1 पूर्व राज्यपाल भी शामिल हैं। क्या आम, क्या खास, सभी ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले चरण के रण में कई रंग नजर आए तो कुछ घटनाओं ने लोकतंत्र के महापर्व को बदरंग करने की कोशिश भी की। बंगाल में चुनाव का रक्त चरित्र इस बार भी नहीं बदला। पश्चिम बंगाल में 3 लोकसभा सीटों के लिए मतदान के दौरान कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र में हिंसा की घटनाएं देखी गई। मणिपुर में फायरिंग, बूथ कैप्चरिंग और ईवीएम में तोड़फोड़ की खबरें आई। तो वहीं यूपी की 8 सीटों पर हुए वोटिंग में समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए। इस दौरान सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। अब देखना है कि पहले चरण के रण में कौन बाजी मारता है। शुक्रवार को लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 लोकसभा सीटों पर 1625 प्रत्याशियों के भाग्य को मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया, जिसमें 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 1 पूर्व राज्यपाल भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से भारी संख्या में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। पीएम ने मतदान की अपील की तो जनता ने भी उसका मान रखा। क्या आम, क्या खास, सभी लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। वहीं सहारनपुर में लोकतंत्र के पर्व में मतदान का उत्साह कुछ खास नजर आया। लोकतंत्र के प्रति आस्था में उम्र भी आड़े नहीं आई। 103 वर्षीय नरेंद्र पांडे मतदान करने पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। क्या नाम है? मेरा नाम गंगा प्रसाद पंडित। आप कितनी साल उम्र आपकी? उम्र कितनी है आपकी? 100 से अधिक। जोर से बोलिए, जोर से। आज आप वोट डालने आए हैं? हाँ, वोट डालने आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। पहले चरण के वोटिंग में लोकतंत्र का खूबसूरत नजारा देखने को मिला, जहां आम लोगों के साथ खास लोगों ने भी लाइन में लगकर वोट डाला। क्या राजनेता और क्या फिल्मी सितारे, सभी ने लाइन में अपनी बारी का इंतजार किया और वोट डाले, लेकिन अपनी पार्टी की जीत के दावे से नहीं चूके। मतदान किसको भी करे, पर मतदान करना ये लोकतंत्र के ये उत्सव में सबका कर्तव्य है और मेरी सभी मतदाताओं को खूब खूब शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। मैं 101% आश्वस्त हूँ, अच्छे मार्जिन से मैं चुनाव जीतूंगा। बिहार में 40 सीट पर एनडीए लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी ही 40 सीट पे लड़ रहे हैं और बेगूसराय भी उसमें एक सीट है। 40 के 40 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में जाएगा। प्रथम चरण में 4 सीट है। ये चारों मैं आपको कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी के। आज कहाँ पे कांग्रेस है? न छत्तीसगढ़ है, न मध्य प्रदेश, न राजस्थान। देश में लगभग सफाया कांग्रेस का हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी, कांग्रेस 40 के लिए संघर्ष करेगी। जमुई में एक तरफा आज की तारीख में माहौल बना हुआ है और बिना किसी संदेह के मैं ये कह सकता हूँ कि जमुई की सीट एक बड़े मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं और यही माहौल बिहार की चारों सीटों पर है। लोग चारों सीट जो है जीत रहे हैं। जो फीडबैक आ रहा है बढ़ चढ़ कर के लोग जो हैं। मुकाबला नहीं, सुबह तक मुकाबला लग रहा था, लेकिन अब मुकाबला खत्म हो गया क्योंकि जनता ने मन बना लिया कि वो परिवर्तन चाहती है।
थोड़ी सी गुंडागर्दी के दिखाने का प्रयास किया कि वहीं हम जाके मौके पर खड़े हुए हैं कि गुंडागर्दी स्वीकार नहीं की जाए। गुंडागर्दी तो यहाँ के लोग साथ बहुत दिनों से हो रही है, अब वो समय खत्म होने वाला है। अब जनता की सुनवाई होगी, जनता की चलेगी। लोकतंत्र के इस रंग में कुछ बदरंग चेहरे भी देखने को मिले। बंगाल में चुनाव का रक्त चरित्र इस बार भी नहीं बदला। पश्चिम बंगाल में 3 लोकसभा सीटों के लिए हुए मतदान के दौरान कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र में हिंसा की घटनाएं देखने को मिली। जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र में भी हिंसा के कुछ मामले सामने आए। इस क्षेत्र में सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हमले और जवाबी हमले हुए, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई। कितना भी प्रयास कर ले तृणमूल कांग्रेस नहीं जीत सकता। ये तृणमूल कांग्रेस को अच्छी तरह से पता है। वो लोग सिर्फ जो है हारने के डर से ये सब कर रहा है। तो स्वाभाविक है, तृणमूल कांग्रेस का ये कल्चर है, ये ही है। वायलेंस के अलावा टीएमसी नहीं रह सकते, मछली जैसे पानी के अलावा नहीं रह सकता है। टीएमसी भी वैसे वायलेंस के अलावा नहीं रह सकता। बीजेपी को यह पता चल गया कि वो बुरी तरह हारने वाला है, इसलिए फ्रॉम फर्स्ट आवर उन लोगों ने ये संतरास, ये हुलीगनिज्म का रास्ता को चुन लिया और हर एक जगह में हमारा तृणमूल कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसको बुरी तरह पीटा जा रहा है। बीजेपी डर के मारे ऐसा कर रहा है क्योंकि वो फर्स्ट आवर से पता चल गया कि इस तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी बुरी तरह हारने वाला है। सब कुछ मालूम है। आज 13 बरस अगर ममता बनर्जी जनता के लिए काम करते हैं ना, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज जनता ममता बनर्जी और टीएमसी से मुंह हटा लिए हैं और ये ममता बनर्जी को मालूम चल गया है। तो वो अभी डरा के और पुलिस और प्रशासन को इस्तेमाल करके वोट कराना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा। ममता बनर्जी चुनाव वहां हार गई है बंगाल में। बम से लोकतंत्र को नहीं डरा सकती। बम के धमाके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं डर सकते। उधर मणिपुर के एक मतदान केंद्र में हथियारबंद लोगों के घुसने की खबर आई। मणिपुर के इम्फाल ईस्ट में खोंगमान मतदान केंद्र पर ये घटना घटी। वोटिंग के दौरान मणिपुर के बिष्णुपुर में फायरिंग हुई। वहीं मणिपुर में 5 केंद्रों पर अनियमितता के आरोप पर हंगामा हुआ, जिसके बाद कुछ देर के लिए वोटिंग रोकनी पड़ी। मणिपुर में फायरिंग, बूथ कैप्चरिंग और ईवीएम में तोड़फोड़ की खबरों के बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके बूथ एजेंट्स को पुलिस के सामने भगाया जा रहा है। मणिपुर कांग्रेस के उपाध्यक्ष देवव्रत सिंह ने कहा कि ये सब राज्य सरकार करवा रही है। उधर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर में वोटिंग के दौरान ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में एक असिस्टेंट कमांडेंट और जवान घायल हो गए। वहीं यूपी की 8 लोकसभा सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान के बीच समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, कैराना और सहारनपुर में मतदान की गति धीमी करने से लेकर बूथ कैप्चरिंग तक के आरोप लगाए। मुजफ्फरनगर से सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के गांव कुटबी में पैरा मिलिट्री फोर्स भेजे जाने की मांग करते हुए बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। वहीं सपा ने कई जगह पर ईवीएम खराब होने की शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले चरण के मतदान पर कहा कि बीजेपी का पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो गया। जनता को अब ना भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, ना कहानी, ना घिसे पिटे डायलॉग्स। खबरें आ रही हैं, उससे महसूस हो रहा है कि इस बार पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने जा रही है। और लग तो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है। न केवल इनका शो फ्लॉप हो गया है, बल्कि इनके घिसे पिटे डायलॉग भी जनता सुनना नहीं चाहती है। तमाम आरोप प्रत्यारोप और हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच 2024 के चुनावी जंग का पहला चरण संपन्न हो गया। पहला फेज एनडीए और विपक्षी गठबंधन दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
2019 में पहले चरण के इन 102 सीटों में बीजेपी ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी, अन्य को 23 सीटें मिली थी। कुल मिलाकर विपक्षी दलों ने 45 और एनडीए ने 41 सीटें जीती थी। यानी 2019 में पहले चरण में विपक्ष का पलड़ा भारी रहा था। ऐसे में एनडीए ने पहले चरण के इस आंकड़ों को बदलने के लिए पूरा जोर लगा दिया। अब देखना है कि पहले चरण के रण में कौन बाजी मारता है, ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है, लेकिन तमाम राजनेताओं ने एक बार फिर अपनी पार्टी की जीत का दावा भी किया। अब जनता किसको दिल्ली की राजगद्दी सौंपती है, ये तो जनता जानती है। फिलहाल पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं और मंचों से एक दूसरे के लिए आरोपों की बौछार करती हुई नजर आ रही हैं। पहले चरण के मतदान और दूसरे चरण के रण को लेकर करेंगे हम लोकतंत्र में चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्वनी शाही जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है शाही जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर सुमित गर्ग जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है सुमित जी। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता अतुल यादव जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत अतुल यादव जी। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित नेहरा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है अमित जी। अमित जी, पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर 1625 प्रत्याशियों के भाग्य को मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है, जिसमें 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 1 पूर्व राज्यपाल भी शामिल हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि 7 चरण में जो चुनाव होने हैं तो उसमें जो पहला चरण है उसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो 2 सीटें और किसी चरण में तो सभी दलों की ये कोशिश रहेगी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें ली जाएं। तो पहला तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी अंतिम आंकड़े तो आए नहीं है, लेकिन मिला जुला एक मैंडेट देखने को मिला है कि कुछ राज्यों में जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा रही है, कुछ में परसेंटेज काफी कम रही है वोटिंग की। अंतिम आंकड़े तो रात को 12-1 बजे तक आएंगे, लेकिन जो मोटा मोटा अभी तक आया है, जैसे वेस्ट बंगाल है तो वहाँ काफी अच्छी वोटिंग हुई है, लेकिन इधर राजस्थान की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज कम है। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि ये किसकी तरफ जाएगी वोटिंग। बिल्कुल, बंगाल में काफी अच्छी वोटिंग हुई है और इस दौरान जो मतदान का प्रतिशत निकल कर आ रहा है अभी तक वो बंगाल में ही सर्वाधिक है। लेकिन शाही जी, कहीं बूथ पर पथराव, कहीं टीएमसी दफ्तर फूंकने का आरोप, बंगाल में बवाल के बीच पहले फेज की वोटिंग हुई। टीएमसी ने बयान जारी कर कहा है कि कल हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के गुंडों ने क्रूर हमला किया, जिसके बाद आज घात लगाकर एक और हमला किया। तो इस तरह के आरोप आज दिन भर आपकी पार्टी के ऊपर लगाए टीएमसी ने। जी देखिए, टीएमसी आरोप पहले से लगाएगी, चुनाव हार रहे हैं वो लोग तो और आरोप बढ़ जाएगा। हमारे मंत्री नीतीश प्रमाणिक जी ने क्या कहा है, उस बूथ पर क्या हुआ था उन्होंने प्रमाण दिया है, उसको तो नहीं मानेंगे ये लोग। और हर बार चुनाव होता है, चुनाव चाहे वहाँ ग्राम सभा का हो या विधानसभा का हो, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद किस तरीके से हिंसा करते हैं टीएमसी के गुंडे, वो उन लोगों ने नहीं देखा। वहाँ तो ये धमकाते हैं लोग कि भाई ये राष्ट्रीय सेनाएं जो है, जो सीआरपीएफ और वो है और सैनिक बल हैं, ये चुनाव तक रहेंगे, उसके बाद तुमको कौन देखेगा। तो ये कौन करता है? ये भी भाजपा के लोग करते हैं क्या? ये तो टीएमसी के गुंडे धमकाते हैं सबको। बंगाल एक हिंसा का पर्याय बन गया है, राजनीतिक हिंसा जो है वहाँ पर टीएमसी की आदत बन चुकी है, उनके रग रग में है हिंसा। और कितने हमारे कार्यकर्ता मारे गए अभी विधानसभा चुनाव के बाद देख लीजिए, ममता बनर्जी ने किसी का संज्ञान लिया? चलिए ठीक है, टीएमसी का कोई प्रवक्ता तो इस डिबेट में हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है, लेकिन इंडी गठबंधन के साथी जो है वो तो यहाँ पर जरूर हैं, उनसे जरा सवाल कर लेते हैं। डॉक्टर सुमित गर्ग जी, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कार्यालयों में बंगाल में तोड़फोड़ हुई है। वैसे तो टीएमसी और कांग्रेस इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बंगाल में आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं।
सर, पिछले कुछ चुनावों में बिना हिंसा के कोई चुनाव यहाँ संपूर्ण नहीं हो पा रहा है, क्या कारण आप इसके पीछे मानते हैं? रेशु जी, लोकतंत्र के महायज्ञ की अग्नि आज प्रज्वलित हुई और देश के 102 लोकसभा सीटों के मतदाताओं ने इसमें अपनी आहुति दी। सबसे पहले तो मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जी रेशु जी, अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है, या आंकड़े जो आ रहे हैं कि देश का परसेंटेज 102 सीटों पर 60% भी नहीं पहुंचा। अगर मैं पिछले चुनावों की बात करूं तो ये 67%, 67% से ज्यादा। ये इतना बड़ा ड्रॉबैक या डाउनफॉल जो परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज में आया है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये नीरसता किसके प्रति है? ये कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के प्रति है और उस व्यक्ति के प्रति है जिसके नाम पर सत्ताधारी दल चुनाव लड़ रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो वोट ऑफ परसेंटेज गिरा है, ये वोट बीजेपी का वोट रहा होगा। वो क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया कि उन्हें लगा कि हमें ठगा गया, हमें झूठे आंकड़े दिखाए गए। जिस देश में बेरोजगारी दर 8% से ज्यादा हो और वहां पे आप राष्ट्रवाद की बातें करें। ठीक है सर, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो मतदान अच्छा खासा हुआ है। मैं पश्चिम बंगाल को लेकर आपसे सवाल कर रही थी, पहले उस पर तो आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद आइएगा। मुझे पता है कि आप आएंगे बीजेपी पर ही, निशाना आपको साधना है, उस पर आइए, लेकिन पश्चिम बंगाल की तो बात कर लीजिए, क्योंकि ममता दीदी आपके इंडी गठबंधन का हिस्सा तो है ही। ये अलग बात है कि आप लोग वहां पर अलग अलग लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ही मैदान में उतरे हुए हैं। नहीं, जहां तक ममता बनर्जी की बात है, हमारा जो इंडिया गठबंधन है, ममता बनर्जी जो है वो बंगाल तक सीमित हैं और बंगाल में हमारा उनके साथ कोई समझौता नहीं। तो मैं ये मानूं कि वो हमारे गठबंधन की पार्ट है, वो प्रीमैच्योर होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन जहां तक आपने हिंसा की बात करी तो मैं आपको बता देता हूं, बंगाल की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। बीजेपी के डीएनए में हिंसा है, हिंसा करके ही इन्होंने अपना कद बढ़ाया है, सांप्रदायिक दंगे करके ही इन्होंने अपना कद बढ़ाया है और बीजेपी जहां होगी वहां हिंसा होगी, ये तय हो चुका है इस देश में। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। शाही जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के डीएनए में ही हिंसा है। हाँ, एकदम। देखिए, कांग्रेस को क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस तो पैदा ही हुई थी हिंसा करते हुए। हमको हमारे मित्र लग रहा भूल गए, भागलपुर अखोड़वा कांड, हैदराबाद के दंगे, मुरादाबाद के दंगे, ये लोग क्या है, 3000 सिखों को काटा इन लोगों ने। आज तो आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। भले ही वो इंडिया अलायंस में है, वहां पर उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ बोलेंगे। अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं चोरों की पार्टी है, ये कहे ना, अधीर रंजन चौधरी जी गलत कहते हैं या सही कहते हैं, कुछ भी कहे, हमारे मित्र बैठे हुए हैं यहाँ, वो नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पर उनको पता है कि ममता बनर्जी जी क्या करती है, इनको बैठकर यहाँ बोलना है। अधीर रंजन चौधरी जी ने खुलेआम मीडिया में कहा था कि चोरों की सरकार चल रही है, ममता जी दिल्ली में रहती हैं तो साधु रहती हैं और जाके कोलकाता में शैतान हो जाती हैं। ये सब अधीर रंजन जी के बयान। लेकिन जब वो बयान देते हैं तो ये कहते हैं कि वो उनका पर्सनल बयान है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, तब वो पर्सनल हो जाते हैं। तो देखिए, अब वही अब उनके विरोधी दल के नेता हैं सदन में, और वो उनका पर्सनल बयान हो जाता है। तो ये तो भाई, ये कांग्रेस की ये दुनिया देख रही है, ये कहने की बात नहीं ना, इस पर हमको सफाई लेनी है ना देनी है, ये जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। आज जनता ने वोट दिया, आगे आने वाले भी 6 चरणों में वोट देगी जनता। जनता इसलिए इनको नेस्तनाबूद कर रही है। इन लोगों का नीति और नीयत दोनों खराब हो चुका है। अपने एक नेता को यहाँ गाली देंगे, दूसरे नेता को जो है कहेंगे नहीं वो सही है। अभी एनी राजा का हम बयान सुन रहे थे, वो एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि क्या जरूरत थी राहुल गांधी को यहाँ से लड़ने का, वो कहीं से लड़ सकते थे, लेकिन राहुल गांधी जी वहां से भी लड़ रहे हैं। और वही सीपीआई के साथ और सीपीएम के साथ इनका कोलिशन है, तो क्या कहेंगे इन लोगों को। इंडिया अलायंस तो खंड खंड विखंडित हो चुकी है। ठीक है, मैं अतुल यादव जी से भी इस पर जवाब ले लेती हूँ। अतुल यादव जी, शाही जी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस खंड खंड हो चुकी है, जरा इस पर जवाब दे दीजिए पहले आप। देखिए, जो ये आज चुनाव हुआ है, ये जो है परिवर्तन के लिए जनता ने मतदान कर दिया है। और रही बात इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन एक सबसे मजबूत गठबंधन है और जनता के लिए ही ये इंडिया गठबंधन बना है, परिवर्तन के लिए गठबंधन बना है। जनता परिवर्तन के लिए तैयार
तैयार है और उसने आज परिवर्तन के लिए मतदान कर भी दिया है। अच्छा, परिवर्तन आएगा कैसे सर? मुझे पहले उत्तर प्रदेश का ही आप बता दीजिए। उत्तर प्रदेश की भी ठीक है सर, मैं सवाल तो पूछ लूं या ऐसे ही जवाब दे देंगे बिना सवाल पूछे? पूछ लीजिए सर। उत्तर प्रदेश में भी 8 सीटों पर आज मतदान हुआ है, लेकिन ना तो राहुल गांधी, ना ही अखिलेश यादव, ना कोई चुनावी रैली, ना कोई जनसभा को संबोधित करते हुए पहले चरण में नजर आए। गाजियाबाद में हाँ जरूर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की गई थी। तो क्या आप लोगों को लगता है कि सिर्फ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही परिवर्तन आ जाएगा, जनता मूड बदल लेगी? देखिए ऋषि त्यागी जी, आप देखेंगे जो आज गठबंधन में 8 सीटों पे चुनाव हुआ, उसमें कराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, सहारनपुर सीटें थी। तो इसमें एक सीट जो थी वो सहारनपुर की गठबंधन के तहत थी, बाकी जो सीटें समाजवादी पार्टी की थी। तो ऐसा नहीं, संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सभी बातों को रखा गया और जो गठबंधन के तहत जो हमारी अपनी सीटें हैं और गठबंधन की सीट, इसके लिए हमने सभी संयुक्त रूप से वोट मांगे गए, कि अलग अलग वोट नहीं मांगे गए। मुजफ्फरनगर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, आप ही चैनल पे मैंने कहा था कि हमारी रैलियां तैयार हैं, मतलब रैली के लिए हम तैयार नहीं, आपने कहा रैली के लिए आप तैयार हैं, लेकिन रैली तो होती हुई नजर नहीं आई ना सर। अगर होती हुई नजर आती तो मैं सवाल नहीं करती आपसे। नहीं, वो कहाँ रह गई रैलियां सर? मुजफ्फरनगर गए, बिजनौर गए, कब गए सर? कौन सी डेट को गए? पीलीभीत गए सर, कौन सी डेट को गए? कहाँ पर रैली हुई? कहाँ जनसभा को संबोधित किया पहले चरण में, बताइए ना सर। पहले चरण में मुजफ्फरनगर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बिजनौर में रहे, नगीना में रहे, मुरादाबाद रहे, पीलीभीत रहे और आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गौतम बुद्ध नगर में थे। हर जगह तो हम हमारे सर आज थे ना। अब तो दूसरे चरण के लिए प्रचार होना है, लेकिन पहले चरण की मैं बात कर रही हूँ ना। प्रथम चरण में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा सर्वाधिक प्रचार किया गया और परिवर्तन के लिए प्रचार किया गया और मुद्दों पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा बोला गया है। महंगाई को हमने उठाया, बेरोजगारी को हमने उठाया, जो हर वर्ग के लिए जो हमने अपनी मैनिफेस्टो में उसकी घोषणा की थी, उन बातों को रखा गया। जनता के बीच में हम लगातार हैं और आज जनता के द्वारा इन सीटों पर परिवर्तन के लिए वोट करते आ गया और लगभग हम सभी सीटों को जीत रहे हैं। अच्छा, सभी सीटों को आप जीत रहे हैं? सभी सीटों को तो सर आप तब जीतेंगे ना जब आप अपने कैंडिडेट वहां पर उतारेंगे। कई सीटों पर तो अभी आपने अपने कैंडिडेट भी नहीं उतारे हैं, तो जीतेंगे कैसे? जनता वोट कहाँ डाले सर, ये तो बता दीजिए। एक चीज बताइए, चुनाव, आज का चुनाव संपन्न हो गया। जहाँ नामांकन तिथियां घोषित हो, अब इक्का दुक्का जगह कुछ जगह बचे हुए हैं, वो हमारे प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। अभी भाजपा ने भी तो अपने कई जगहों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है या इंडिया गठबंधन का दल ही ऐसा। शाही जी आ रही हूं आपके पास। ये जो ऐसा हो जाता है सब जो है रणनीति के तहत किया जा रहा है। हाँ, तो रणनीति अभी तक तय नहीं हो पाई है क्या सर? बीजेपी वाले ये पूछ रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली से जीजा जी लड़ेंगे या दीदी चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो पाया है नहीं? प्रियंका लड़ेंगी या रॉबर्ट वाड्रा? ये तो हमारे कांग्रेस के गठबंधन के साथी बैठे हुए, वो उसे जवाब दे सकते हैं, उनसे पूछ लीजिए। नहीं, गठबंधन के साथी आप दोनों अच्छे से जवाब दे सकते हैं, मैं जवाब ले लेती हूँ। चलिए इस पर डॉक्टर सुमित गर्ग जी, अगर वो बैठे ना होते तो मैं जवाब देता, पर बैठे। ठीक है, मैं सुमित जी से जवाब ले लेती हूँ। सुमित जी। रेशु जी, पहले तो मैं अश्विनी जी की बात पे आऊंगा। उन्होंने कहा कि हिंसा से कांग्रेस निकली है, शायद ये देश की इतिहास भूल गए। कांग्रेस पार्टी आजादी के अहिंसात्मक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। अरे हम तो वसुधैव कुटुंबकम की पार्टी है और वैष्णव जन तो तेने सही ये पीड़ पर आई जाने रे, दुखे उपकार करे, मने अभिमान न आने रे, ये मूल मंत्र कर्म मंत्र करके अपनी जन सेवा करने वाली पार्टी है। जहां तक आपकी बात है, आपने कही कि कौन लड़ेगा, अभी गाजियाबादी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसका बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया था। कोई किंतु परंतु रह नहीं जाता। आदरणीय राहुल जी ने कहा था कि हमारे यहाँ सीईसी है, सीईसी जो निर्णय करेगी, जिसके नाम पर सीईसी की मोहर लगेगी, वो हमारा उम्मीदवार। रायबरेली में भी होगा, वो हमारा उम्मीदवार। अमेठी में होगा, इसमें कोई मेरे को नहीं लगता कि कोई चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन मैं वापस आता हूँ उसी बात पर, मेरे भाई कह रहे थे परिवर्तन का वोट दिया है। बिल्कुल, कौन सा परिवर्तन का वोट दिया है वो और मैं बता देता हूँ रेशु जी। आपने देखा होगा इस देश में कहीं पर भी बीजेपी ने मोदी के अलावा किसी और का फोटो नहीं लगाया। क्या लोकतंत्र में संसद जो बनने जा रहा है उसका चेहरा जानने का
लोगों को अधिकार नहीं है, लेकिन मोदी जी ने नहीं दिया। क्या इस देश में प्रेसिडेंशियल व्यवस्था लागू करना चाहते हैं मोदी? तो पहले चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है और दूसरे के लिए अब तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। और शाही जी, जैसे कि अतुल यादव जी ने और इसके साथ ही डॉक्टर सुमित गर्ग ने गंभीर आरोप लगाए और कई सवाल भी आपसे पूछे, आगे इस डिबेट को हम बढ़ाएं, जरा उन पर पहले आप जवाब दे दीजिए। रेशु जी, देखिए, अभी कांग्रेस के हमारे मित्र बोल रहे थे, तो कांग्रेस तो बड़ा अहिंसा का पुजारी तो गांधी जी थे। कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस जो है, जो जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस, उसके बाद वो इंदिरा जी की कांग्रेस और अब सोनिया जी की कांग्रेस। इंदिरा जी 69 में निकाल दी गई थी उस गांधी जी की कांग्रेस से। उन्होंने नया दल बनाया था, शायद हमारे मित्र को नहीं पता होगा। वो निकाली गई थी, 69 में निकाली गई, पहली बात। दूसरी, उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने एक बार चुनाव लड़कर दोनों लड़कों की जोड़ी जो है मांस खा चुकी है और उसके बाद दोनों लोगों ने सिर फुटवल भी किया। उन्होंने कहा कांग्रेस की गलती थी, कांग्रेस ने कहा समाजवादी पार्टी की गलती थी, टूट गया था। अब एक मजबूरी का गठबंधन इनको करना था तो उन्होंने कर लिया। टिकट के बंटवारे में अभी जिसकी जो कहा जाता था अमेठी और रायबरेली गढ़ है गांधी परिवार का, आज तक हिम्मत नहीं हुई एक नाम घोषित करने की। दीदी लड़े, जीजाजी लड़े, कोई भी लड़े, हिम्मत नहीं है घोषित करने की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, दीदी आई थी चुनाव में अभी 2022 में, एक नारा दिया, उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। पंजाब में वो नारा जाकर भूल गई, उत्तराखंड में भूल गई वो नारा, लेकिन यहाँ पर 7% वोट से 2.25% वोट कर दिया उन्होंने। तो दीदी की तो जितनी जो है विश्वविख्यात जो है उनका जो क्या कहते हैं लोकप्रियता है वो दिख गया है यहाँ उत्तर प्रदेश। अब आता हूँ मैं हमारे समाजवादी पार्टी के नेता का जो चुनाव प्रचार की बात की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब लोग, योगी जी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। अखिलेश जी जब से आए हैं, अध्यक्ष बने हैं, तब से वो सारे चुनाव लगभग हारते जा रहे हैं। कोई चुनाव उन्होंने नहीं जीता है। अब जाकर ये एक हफ्ते पहले, आज पहले चरण का वो था, एक हफ्ते पहले उनका कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगता है। अब 2-3 सभाएं लगती हैं और कांग्रेस की तो वो भी नहीं लगी कहीं। इन लोगों को ये मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ 80 में 80 जीत रही है। मेहनत क्यों करें, हेलीकॉप्टर का खर्चा क्यों करें, जा रहे हैं बिना मन से। देखिए ना भाषण किस तरीके से कहाँ क्या हो रहा है। एक समय था यही अखिलेश जी इस तरीके से उन्होंने 2017 के चुनाव के पहले 2012 में साइकिल चलाकर पूरे प्रदेश में जो है एक मंथन किया था और उसका परिणाम उनको मिला था। लेकिन अब जो है क्या स्थिति हो गई है, देखिए, एक वीक पहले लगता है कि क्या जनता को मैं अतुल यादव जी से इस पर जवाब लूंगी, मैं आऊंगी आपके पास। लेकिन अमित नेहरा जी, जो आप देख रहे हैं आज के समय में सपा की स्थिति और कांग्रेस की स्थिति, खास तौर पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि ये लोग भी लगातार कह तो रहे हैं कि 80 की 80 सीटों पर हम जीतेंगे, लेकिन अभी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों को भी तय नहीं किया गया है, उनके नाम घोषित नहीं किए गए हैं कि आखिरकार उन सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा। अमेठी और रायबरेली सीटों का ही हाल आप देख लीजिए। तो क्या आपको लगता है, अगर विशेष तौर पर हम सपा की बात करें, तो क्या मुलायम सिंह यादव की विरासत को सही से सहेज नहीं पा रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए रेशु, जो लोकल पार्टी होती है, रीजनल पार्टी होती है, उनके अपने एक सीमाएं होती हैं, कई चीजें होती है। और दूसरा क्या है कि जो इंडिया ब्लॉक है तो उनकी भी आपस में बातचीत होती है और उम्मीदवार तय ना होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस हिसाब से तो कैसरगंज की सीट भी फंसी हुई है और वो तो सरेआम धमकी भी दे चुके हैं, मेरी टिकट काट के दिखाओ। जो बीजेपी अपने आप को सबसे बड़ी कहते हैं ना अनुशासित पार्टी है, तो उसके भी रेबल हुए हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इस पे भी जवाब आ जाएगा पार्टी की तरफ से, नहीं वो निपट ले इधर का मामला, तो वही बात है, ये हर पार्टी में होता है। बात ये है कि चुनाव लड़ा कैसे जाए। अब कांग्रेस के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाई है यूपी में। ना प्रदेश स्तर पे तो है थोड़ा बहुत संगठन, लेकिन जो जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जो संगठन होता था कांग्रेस का, वो गायब है। वो सबसे बड़ी बाधा है। अब देखिए, ऊपर से योजनाएं बना के कुछ नहीं होने लगा जब तक ग्राउंड पे काम नहीं होगा। एक समय ऐसा था जब पूरे उत्तर प्रदेश में राज करती थी पार्टी, और आज ये है कि छोटे छोटे दलों से भी करना पड़ता है गठबंधन। हालांकि बीजेपी की भी स्थिति यही है, छोटे छोटे
दलों से गठबंधन तो बीजेपी ने भी किया है यूपी में, रालोद हो गया, इधर निषाद पार्टी वगैरह, इस तरह की चीजें, तो ये चीज चलती रहती है। तो इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत मैं तो नहीं समझता कि होनी चाहिए। ठीक है, अतुल यादव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे शाही जी की बातों पर, और इसके साथ ही एक चीज और, पीएम मोदी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 शहजादों की शूटिंग चल रही है और जनता इन्हें नकार चुकी है। इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, मैं उससे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर शूटिंग चल रही है ना, तो हमारी शूटिंग को देखने के लिए जनता आ रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी की शूटिंग को देखने के लिए जनता नहीं आ रही है। हमारा जो है ना, तो हमें लोग देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन को जो देखने आ रहे हैं, और परिवर्तन के साथ, परिवर्तन के लिए देखने आ रहे हैं, परिवर्तन की उम्मीद के साथ देखने आ रहे हैं। तो इसलिए जो है हम हिट होंगे और हिट हो चुके हैं। आज का दिन आपने देखा होगा, लोगों ने बढ़ चढ़कर जो मतदान किया है, जितना भी मतदान हुआ है उसमें परिवर्तन के लिए मतदान हुआ है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पे एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, रेशु त्यागी जी, आप एक चीज बता दीजिए, महंगाई के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या महंगाई के संदर्भ में माँ भी बोला जा रहा है? नौकरी के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या कुछ बोला जा रहा है? पेट्रोल कहाँ का कहाँ पहुँच रखा है? हर चीज के विषय में इसी मुद्दे पर आए थे जनता। 2014 में जो आए थे महंगाई के मुद्दे पे आए थे, आज 2024 चल रहा है, जनता इन्हें नकार चुकी है। 10 साल का इनका कार्यकाल देख चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों पर अब जनता यकीन नहीं कर रही है। जनता जो है परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के लिए आज जनता के द्वारा मतदान किया गया है। और आप देखेंगे समाजवादी पार्टी जो आज जितनी भी सीटें थी हमारी गठबंधन की, और 8 की 8 सीटों पे हम जीत रहे हैं। और चलिए ये तो सभी दावा करते हैं कि आप सभी सीटों पर जीत रहे हैं, लेकिन ये काम जनता के ऊपर ही छोड़ दीजिए। तो जनता तय करेगी कि किसको जिताना है और किसको हराना है। जिसने अच्छा कार्य किया होगा, जिसकी बातों पर जनता भरोसा करेगी, जाहिर सी बात है कि उसे ही जनता ने अपने मत दिया है यहाँ पर। लेकिन ये बताइए शाही जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले चरण के मतदान पर कहा कि बीजेपी का पहले दिन का पहला शो फ्लॉप हो गया। जनता को अब ना भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है और ना ही कहानी, ना ही घिसे पिटे डायलॉग्स। देखिए, अखिलेश जी कुछ तो कहना है। अगर आप लोग पूछेंगी तो अखिलेश जी को कुछ तो कहना है। अखिलेश जी पिछले चुनाव से ही तुलना कर लें, जो ये 8 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें कौन कितना जीता था। हम लोगों ने 4 सीटें जीती थी, बाद में हम लोग उपचुनाव में भी रामपुर भी जीत गए। तो ये कहने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी को सोचना चाहिए कि आज उनकी स्थिति MY जो समीकरण था, उन्होंने बाद में उसको PDA कर दिया, लेकिन PD और जो A है ना, ये निकल चुका है। मोहम्मद आजम खान जी नाराज हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी से रामपुर में लड़ाई नहीं हो रही है, आपस में दोनों लोगों की लड़ाई हो रही है, अखिलेश जी का प्रत्याशी और आजम खान जी का प्रत्याशी। तो वो ए निकल चुका है। सलीम शेरवानी जी का बयान आपने सुना होगा, ए निकल चुका है। तो बचा क्या है इनके पास? B और D, ये दोनों हमारे पास थे, ये लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पास। तो ये अपने घर की 1-2 सीटें बचा ले जाएं, इनके लिए वो समझ लीजिए कि सत्यनारायण भगवान का प्रसाद होगा, वरना ये कुछ जीतने उतने नहीं जा रहे हैं। और कांग्रेस की तो 1-2 गढ़, जैसे अमेठी रायबरेली थी, अमेठी खत्म हो गई, राहुल जी वायनाड चले गए, रायबरेली थी सोनिया जी के नाम पर, अभी वहां जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो कांग्रेस इस बार जो है यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोलने जा रही। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। पिछली बार तो आप एक सीट पर थे भी उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार खाता भी नहीं खोलने वाले हैं, शाही जी कह रहे हैं। सुमित गर्ग जी। केशव जी, सबसे पहले तो मैं शाही जी की उसी बात का जवाब दे देता हूं जो प्रश्न इन्होंने मेरी पार्टी पर उठाया। शाही साहब, हम तो आज भी उसी गांधी के पुजारी, उसी गांधी के जिसकी छाती को आपकी विचारधारा ने छलनी कर दिया, उसी नफरती विचारधारा ने जिसके आज भी प्रणाम यह है कि आप एक भी अक़लियत को वो टिकट नहीं देते। आप उसी नफरती विचारधारा को आज भी लेके चले। बात आती है मेरी पार्टी को सीट नहीं मिलने की, ये तो समय बताएगा। 4 जून आने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरे भाई ने कहा प्रियंका जी की बात कर, रेशु जी
बड़ा दुख होता है। मैं राजस्थान से आता हूँ और जब सुनता हूँ कि उन्नाव हो गया, हाथरस हो गया, सरकार का स्पॉन्सर्ड था, सरकार का प्रोटेक्शन था, शर्मनाक बात थी उस पार्टी के लिए जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है। माँ बहनों की जब इज्जत की बात आती है तो भाजपा ब्रजभूषण के साथ खड़ी मिलती है। ये उस पार्टी की बात करते हैं। अरे देशु जी, आज इस देश का नैरेटिव चेंज किया जा रहा है। बीजेपी जहां फंसी हुई है उन बातों को जनता को आने नहीं देना चाहती। मेरे भाई सही कह रहे थे, महंगाई का मैं भी इन्होंने नहीं बोला। अभी शो में आने से पहले रेशु जी मैं कंप्लीट कर दूं, इस शो में आने से पहले मैं अपनी पत्नी के साथ बाजार गया घरेलू चीजें खरीदने। जब दाल उठा के देखी, अरहर की दाल 230 रुपए किलो, उड़द की दाल 200 रुपए किलो, मूंग की दाल 190 रुपए किलो। अरे यही भारत बनाना चाहते हो? कौन से भारत की बात करना चाहते हो? वही भारत जो अडानी अंबानी का भारत होगा, वही भारत जिसमें 10.5 लाख करोड़ रुपए आप उद्योगपतियों के तो विभव कर देते हो, माफ कर देते हो, जनता के खून पसीने की कमाई उद्योगपतियों को सौंप देते हो, लेकिन जनता को कोई राहत नहीं देते। आप क्या बात करते हो शाही साहब? इस देश के हालात ये हो गए रेशु जी कि 74% देशवासियों को 74% देशवासियों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इनके हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। देश में पिछले 10 साल में जहां लोगों को बीपीएल से ऊपर आना चाहिए था, एपीएल में आना चाहिए था, या ये कहूँ गरीबी रेखा से ऊपर आना चाहिए था, 8 करोड़ लोग पिछले 10 साल में गरीबी रेखा के नीचे चले गए। ये उपलब्धि भाजपा की है। इसलिए मैं कहता हूँ साई जी, तो ठीक है ना सर, आप एक चीज बताइए ना, जमीन नहीं ठीक है, आप ये चीजें जो डिबेट में उठाते हैं, ठीक है डॉक्टर सुमित जी, जो आप ये चीजें डिबेट में उठाते हैं, आप लोग जनता के बीच क्यों नहीं जाते? इन बातों का क्यों प्रचार, क्यों प्रसार नहीं करते चुनावों के समय में? क्योंकि देखिए, वो अगर झूठ भी बोलते हैं तो जनता उनकी बातों पर भरोसा कर लेती है, लेकिन आपको सच बोलने के लिए भी कम से कम मंचों पर तो जाना पड़ेगा ना। आप वहां पर नजर ही नहीं आते हैं, तो आपकी बातों को जनता कैसे माने, कैसे भरोसा करे, कैसे विश्वास करे? इसके लिए तो आपको पहल करनी पड़ेगी ना सर। निसंदेह खुले मन से मैं स्वीकार करता हूं कि पिछले कुछ सालों में हमारी ये कमी रही होगी, लेकिन इस बार पूरे विपक्ष ने इंडिया गठबंधन के रूप में बीजेपी को एक्सपोज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसी का परिणाम ये निकलेगा कि बीजेपी की 4 जून को विदाई तय है। हम किसी भी रूप में इस देश के संविधान को बदलने नहीं देंगे। हम किसी भी रूप में मोदी को इस देश में प्रेसिडेंशियल व्यवस्था लागू नहीं करने देंगे। हमारे संविधान ने देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है, पार्लियामेंट्री व्यवस्था दी है, हम उसी को लागू करेंगे और उसी पर चलेंगे। किसी भी सूरत में मोदी जी के सपने को हम और देश की जनता के साथ मिलकर पूरे नहीं होने देंगे। मोदी जी के सपने को साकार करने वाले आप कौन हैं? वो तो जनता साकार करेगी ना। अगर जनता ने तय किया है, बिल्कुल सर, जनता ने तय किया है तो ये तो जनता का अधिकार है, उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए। शाही जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हम संयोग से हमारे मित्र जो है राजस्थान से, इन्होंने कहा कि आते हैं और इनको हाथरस और सब कुछ दिख गया, लेकिन क्या सीकर नहीं दिखा इनको, हनुमानगढ़ नहीं दिखा, जोधपुर नहीं दिखा, इनको जयपुर की बला। एक मिनट, मैंने बीच में नहीं बोला प्रभु, थोड़ा सा। बिल्कुल। हाँ, जयपुर में जो घटनाएं हुई नहीं दिखा। इनको अपना मंत्री महेश जोशी का बेटा नहीं दिखा, जो 23 साल की लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर बलात्कार कर रहा था। ये कहाँ थे? 27% की बेरोजगारी नहीं दिखी वहाँ। वहाँ पर 113 रुपए का डीजल पेट्रोल नहीं दिखा। यूपी 20% जो है डीजल पर वैट लगाता है। इनकी सरकार थी 31% डीजल पर वैट लगाती थी। हमारी सरकार के आते ही 2% हमने घटाया, और इनकी हिमाचल में सरकार आई, कर्नाटक में आई तो 6 रुपया डीजल पे इन्होंने दाम बढ़ा दिया, बिजली के 3 रुपए दाम बढ़ा दिए। ये सरकार है। और अरे तो सर आप ये बताइए ना कि जनता ने आपको सत्ता दी, इसी वजह से दी ना कि जो इनके कार्यकाल में जनता का भला नहीं हो सका, वो जनता का भला आपके कार्यकाल में होगा। लेकिन वो चीजें तो उतनी ट्रैक पर नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। जनता तो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है ना। सर स्मार्ट सिटी बता दीजिए, कितनी स्मार्ट सिटी बन गई? आप ये बता दीजिए, 15 लाख खाते में आने वाले थे, अब तो 10 साल हो गए हैं, तो अब तो 30 लाख हो जाने चाहिए। वो आए कि नहीं आए?
और कब आएंगे? थोड़ा सा बोलने दीजिए। देखिए 15 लाख रुपए और स्मार्ट सिटी, मैं चैलेंज दावा करता हूँ, आपके पास हमसे ज्यादा संवाददाता है, सोर्स है, और मैं चैलेंज करता हूँ आपको रेसू जी कि आप जाकर अपने संवाददाता से पूछिए देश में कितने शहरों में स्मार्ट सिटी का कार्यक्रम चल रहा है, कितने शहरों में। एक दिन में नहीं बनता है सर, कार्यक्रम चल रहा है ना, बनी कितनी ये बताइए ना। हाँ। चल रहा है, सुनिए। पानी पर काम होना है, बिजली पर काम होना है, वहाँ की व्यवस्थाओं पर काम होना है, सब व्यवस्था। जो सिटी जो कहा गया था, इन लोगों ने तो बुलेट ट्रेन का वहाँ पर महावसूलिया गाड़ी की उन लोग रोक दिया था महाराष्ट्र में, जैसे सरकार गई फिर काम चालू हो गया। इस देश को बुलेट ट्रेन मिलने की बात थी, अब मैं जो है अभी तक मिल गई होती, लेकिन अब उसको आगे बढ़ाना पड़ा। महाराष्ट्र में जमीन पर इन्होंने लफड़ा कर दिया इन लोगों ने। 15 लाख की बात बहुत बढ़िया जायज बोला आपने, बहुत अच्छा बात है। 15 लाख उसी दिन हमारे खाते में आ गए थे जिस दिन हमारी सेनाओं ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। 15 लाख उसी दिन आ गए थे जिस दिन हमारी सेनाओं ने, एयरफोर्स ने बालाकोट स्ट्राइक किया था। 15 लाख उस दिन हमारे खाते में आ गए थे जिस दिन मैन्युफैक्चरिंग में हम तीसरे नंबर पर बने। 15 लाख उस दिन आ गया था कि जिस दिन हम 5वीं अर्थव्यवस्था बने। 15 लाख उस दिन आ गया था जिस दिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर में दूसरे नंबर पर हैं। 15 लाख उस दिन आ गया जब राष्ट्रीय इज्जत को हमने ढका। जो औरतें, तो सर ये बातें आप मंचों से बता भी दीजिए ना जनता को, ताकि जनता गुमराह ना हो, जनता का फोकस रहे कि ये 15 लाख किस तरीके से आएंगे, ये भी आप क्लियर करते चलिए ना, वरना जनता तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी। रेसू जी, हमने जनता को 2019 में इन लोगों ने बरगलाने की कोशिश की। 19 में इन लोगों ने हमारे खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव चलाया, लेकिन जनता को हमने समझाया, जनता को हमारे पर भरोसा था। भारतीय जनता पार्टी को अकेले 303 सीट दिया, और इस बार फिर जनता को हमने समझाया, जनता समझ गई है, जनता हमारे साथ है। अब की बार 400 पार का नारा है, और कांग्रेस तो 24 में 24 है। समाजवादी पार्टी 1-2 सीट पा जाए अपने परिवार की, उतने में बस खुश है। बाकी इंडिया अलायंस का तो बेड़ा गर्क खाई। ठीक है, कांग्रेस 24 में से 24 है। पहले इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद रुक करूंगी मैं अनिल नेहरा जी का। डॉक्टर सुमित गर्ग। रेशु जी, सबसे पहले तो इन्होंने मेरे राज्य के कुछ जिले गिनाए, कुछ घटनाएं गिनाई, निसंदेह हुई, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन वहां सरकार पीछे नहीं खड़ी थी, उनमें कहीं पर भी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था। सरकार ने कार्रवाई करी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कठुआ में कौन था? आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कौन थे? अरे आपके गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी में तो हाईकोर्ट को कहना पड़ गया कि प्रशासन द्वारा बलात्कारियों का प्रोटेक्शन भयावह है। ये हाईकोर्ट के ऑन रिकॉर्ड आदेश है। क्या बात करते हो साहब, आप बात करते हो देश की बात, आंकड़े गिनाने की। मैं आंकड़े बताता हूँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देश 107वें नंबर पे 120 देशों में। और यशु जी, अगर आपकी प्रेस की स्वायत्तता की बात करें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करूं तो 180 देशों में 107 स्थान इस देश में मोदी जी ने लाके रख दिया है। क्या बात करते हैं, जहां जिस देश का ग्लोबल हंगर स्कोर 29 से ऊपर चला गया हो, वो सरकार किस मुंह से बात करती है? अरे बालाकोट की बात करते हो, हमने तो बांग्लादेश दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और उसके चलते आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती कि देश की तरफ देख सके। क्यों? चलिए सर, ऐसा तो है नहीं, चाहे आपकी सरकार रही हो या फिर बीजेपी की सरकार रही हो, किसी ने कुछ कार्य ही नहीं किया है। आपकी सरकार थी तो आपने भी अपनी तरफ से जो कार्य हो सकते थे देश की बेहतरी के लिए वो कार्य किए। इसके साथ ही बीजेपी भी अपनी तरफ से जो बेहतर कार्य हो सकते हैं वो बेहतर कार्य लगातार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि विपक्ष का काम ही होता है ऐसे में सवाल उठाने का, तो जाहिर सी बात है कि आप सवाल उठाएंगे और सवाल उठा रहे हैं, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, उठाने भी चाहिए। जी शाही जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? एक लाइन जोड़ना था मुझे, बाकी आप अपना जारी रखिए। अभी कठुआ का नाम लिया हमारे भाई ने। कठुआ के जो थे भारतीय जनता पार्टी में थे, लाल सिंह, उनको हम लोगों ने निकाल दिया था, और ये उधमपुर से उन्हीं को चुनाव लड़ा रहे हैं। कठुआ की बात कर रहे हैं, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है, उन्हीं को चुनाव लड़ा रहे हैं। बच्ची का बलात्कार हुआ था और आपने प्रदर्शन किया था उनको बचाने के लिए, हमने निकाल दिया लाल सिंह को। नहीं, वो कठुआ कांड पर लाल सिंह हमारे यहाँ से निकाल दिए गए और आपने चुनाव लड़ा था उस बच्ची का।
आपने चुनाव लड़ा रहे, आप वहाँ के जो नाम आया, आप शायद अपना ज्ञानवर्धन कर ले, वो जेल के सलाखों के पीछे। ठीक है सर, देखिए शाही जी जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना, विपक्ष है तो सवाल पूछेगा भी। आपने उत्तराखंड में देखिए आज प्रथम चरण का चुनाव हुआ है। अंकिता भंडारी मामले में कब दोषियों को सजा होगी, कब ये बताइए ना। कितने दिन से लोग पूछ रहे हैं, अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं पता। मणिपुर का लगातार सवाल उठाते रहते हैं, मणिपुर पर आप लोग कभी बात करने की कोशिश नहीं करते। तो प्रधानमंत्री जी ने सदन में बोला 40 मिनट, कोई सुनने को तैयार था? 22 दिन हमारे देश के गृह मंत्री जाकर वहाँ रहे। जवाब किस चीज का चाहिए? ये लोगों ने बताइए ना, विपक्ष है किसी ने 5 मिनट बोला हो, 5 मिनट बोला हो तो बता दे सर। 22 दिन रहे कि 15 दिन रहे? और उसके बाद ये बताइए ना, ठीक है चलिए मान लिया 22 दिन रहे, लेकिन कितना समय बीत गया सर? मणिपुर में तो आज भी हिंसा हुई है, कितना समय बीत गया? साल भर में अगर आप 15 दिन के लिए वहां पर हो आते हैं तो क्या बहुत बड़ी उपलब्धि है ये? कांग्रेस के समय में राजेश पायलट साहब गए थे, मंत्री थे, 3 घंटे 3.5 घंटे रहे वहाँ, और उसमें 3 घंटे जो है सर आप लोगों के पास, आप उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में कम से कम 3 से 4 बार रैली कर सकते हैं, जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं। उत्तराखंड में आपके तमाम दिग्गज नेता प्रथम चरण के लिए जा सकते हैं, आपके तमाम स्टार प्रचारक जा सकते हैं। मणिपुर में आप लोग क्यों नहीं गए सर, ये बताइए ना। वहाँ हालात क्यों नहीं देखे आप लोगों ने? ये कहने का टेलीविजन डिबेट का वो नहीं है रेसू जी। मणिपुर में क्यों नहीं? आज तक दिल्ली में ये लोग अविश्वास प्रस्ताव ले आए, पूछिए हमारे बैठे हैं मित्र, इनको जब ये नहीं पता है कि लाल सिंह को ये चुनाव लड़ा रहे उधमपुर से, तो इनको क्या पता होगा? वहाँ अविश्वास प्रस्ताव आज तक क्यों नहीं लाए? क्यों नहीं लाए बताए? पता है आपको? नहीं देखिए, सवालों से इस तरीके से बचना नहीं चाहिए। शाही जी आपको जवाब तो देना चाहिए ना, आप जवाब दीजिए। भाजपा के साथ अगर इनसे सवाल पूछो तो सवाल पे सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ आप लोग संतोषजनक जवाब दीजिए ना, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है शाही जी, संतोषजनक जवाब उनको दे दीजिए आप। देखिए संतोष, ये तो इन लोगों को कभी संतोष नहीं होगा। मैं इसको कह रहा हूँ कि दिल्ली में अविश्वास प्रस्ताव ले आए, बड़ा पक्ष में थे ये लोग और अभी भी हैं, तो क्यों नहीं आज तक बीरेन्द्र सिंह के सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए? ये लोग नहीं ले आए, यानी कि मंशा इनकी सिर्फ ये फैलाने की है कि इनको हवा फैलाओ। और मैं कहता रहा हूँ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, 5 मिनट गगोई साहब को छोड़कर 5 मिनट कोई अगर बोला हो विपक्ष का नेता, तो आप बताइए, रिकॉर्डेड है वो कहीं इधर उधर नहीं है। इतनी इनको संवेदना थी वहाँ के लोगों की कि सदन में प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे थे तो ये लोग वॉकआउट करके चले गए, और आज मणिपुर के मौके की बात करते हैं। क्या तरीका है भाई? मणिपुर मामले में तो सर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया ना, आप लोगों ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, उसके बाद आप आगे चले, उससे पहले तो आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे ना सर। सर समय का अभाव है, माफी चाहूंगी, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।